हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज से हम लोग जो फोर्थ यूनिट है हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाली, मतलब जैव प्रौद्योगिकी वाली, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये चैप्टर हमारा इस फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर है। फोर्थ यूनिट में दो चैप्टर हैं। पहले चैप्टर के जो वीडियो हैं उसमें क्या क्या कंटेंट है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब उस वाले चैप्टर में जो था अपना, उसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मतलब जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उस चैप्टर में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है और उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, वो सारी हम लोग समझ चुके हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इस सेकंड चैप्टर का नाम है, अभी मैंने बताया, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ब्रॉड फील्ड है, मतलब अभी वर्तमान समय में अगर बायोलॉजी के किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य हो रहा है, सबसे ज्यादा जो रिसर्च हो रही है, सबसे ज्यादा जो इनोवेशन वाले वर्क हो रहे हैं, वो सारे बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में हो रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, इस बायोटेक्नोलॉजी का ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ऐसे तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे अनुप्रयोग है, बट हमारे सिलेबस में केवल बायोटेक्नोलॉजी के मेडिकल साइंस और एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या क्या इनके अनुप्रयोग हैं ये दे रखे। मतलब जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग है ये हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे। तो हम लोग भी जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके बाहर नहीं जाएंगे और हम भी इन दोनों ही क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन है उन सबको हम थॉरोली स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। अब हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा, दो फील्ड में दे रखा है, एक तो चिकित्सा विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में। तो सबसे पहले आज हम लोग कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के क्या अनुप्रयोग है वो पढ़ेंगे। मतलब कृषि, मतलब एग्रीकल्चर। आप लोगों को सभी को मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारे देश की। मतलब हमारे देश में, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो किस और कैसे प्रोग्रेस करेगी, ये मोर और लेस किस पर डिपेंड करता है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। और उस एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करने में, मतलब इस एग्रीकल्चर कृषि तंत्र को सुधारने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की पॉपुलेशन मात्र 30 करोड़ थी, और आज हम जब 2025 में स्टैंड अप कर रहे हैं तब हमारे देश की जनसंख्या ऑलमोस्ट 150 बिलियन से 150 करोड़ के लगभग हमारे देश की जनसंख्या पहुंच चुकी है। और हम लोग जनसंख्या के मामले में विश्व के सबसे श्रेय, मतलब सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। मतलब भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। मतलब भारत में, मतलब एक पूरे वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन केवल अपनी कंट्री में रहती है। ठीक है, तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबल करवाना और अदर फूड आइटम्स अवेलेबल करवाना, इट इज ए टफ टास्क, बहुत कठिन कार्य था ये। तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने
बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ऐसी नई नई किस्में, नई नई वेराइटी, नए नए प्लांट फार्मर्स को बनाकर अवेलेबल करवाएं। और जब किसानों ने उन उन्नत किस्म के नई ट्रांसजेनिक पादप प्रजातियों को जब उन्होंने उसको बोया खेतों में, तो उससे एग्रीकल्चर के फील्ड में ह्यूज प्रोडक्शन हुआ, और जिससे नॉट ओनली द कंडीशंस ऑफ फार्मर्स गेट इम्प्रूव्ड, किसानों की आर्थिक दशा में तो, आर्थिक स्थिति में तो सुधार हुआ ही सही, साथ साथ में हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी। आज हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी बेरोजगारी अभी उतने चरम पे नहीं पहुंची है। बेरोजगारी मानते हैं, पर चूंकि हम लोग जानते हैं सभी कि हमारे देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा भाग विलेज में रहता है, और जो विलेज में रहते हैं तो सब किसी न किसी रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर ऑल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो ये कृषि को इम्प्रूव करने में, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अब हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमारा इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आएगा एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी लगभग 100% है, वही कॉन्सेप्ट आज आपको स्टार्ट किया है। तो इसका जो प्रश्न आएगा परीक्षा में, वो परीक्षा में प्रश्न आएगा आपको, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को समझाइए। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन और रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, है ना, ये एग्रीकल्चर फील्ड। अब ये प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। अगर 3 नंबर में आएगा तो बिल्कुल एग्जामिनर आपसे केवल ऐसा ही पूछेगा, किन्हीं 3 अनुप्रयोगों को समझाइए। एक्सप्लेन ओनली 3 एप्लीकेशन। और अगर 4 नंबर में आया तो फिर आपसे वो ज्यादा भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। ठीक है ना, तो हम लोग इसको समझते ध्यान से। कृषि के क्षेत्र में क्या है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन? तो एग्रीकल्चर में सबसे जो मेन टास्क रखा जाता है, जब भी किसान किसी फसल को बोता है, जब किसी किसान किसी फसल की एग्रीकल्चर करता है, तो उसके सामने 3-4 प्रॉब्लम्स रहती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि फसलों के ऊपर कीटों का, वायरस का, बैक्टीरिया का और फंजाई का, मतलब कीट, कवक, विषाणु और जीवाणु, ये फसलों के ऊपर आक्रमण करते हैं। दे अटैक ऑन द क्रॉप प्लांट्स। ओके, फिर एक और समस्या रहती है किसानों के सामने कि द अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप प्लांट्स, मतलब जो अननेसेसरी पौधे जो रहते हैं वो फसली पौधों के साथ उग जाते हैं, जिन्हें हम सामान्य बोलचाल की भाषा में खरपतवार और अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हमारा लार्ज एग्रीकल्चर फील्ड जो है, मतलब हमारा कृषि का जो बहुत बड़ा भाग है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम, मतलब जल की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है। कई कई एरिया तो ऐसे हैं किसानों के पास जमीन पड़ी है, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है, बट वहां पे देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता नहीं है, तो किसान वहां पे केवल एक ही फसल ले पाता है, वो मानसूनी सीजन वाली। फिर उसके बाद तीसरी बड़ी समस्या ये आती है कि जो सॉइल है, उस सॉइल में अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, है ना, मतलब खनिज तत्वों की उपलब्धता। ठीक है ना, कि उसमें सॉइल जो है उसमें प्रॉपर मिनरल्स अवेलेबल है कि नहीं।
इसके अलावा चौथी बड़ी समस्या ये रहती है कि जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे या तो अभी आप लोग देखेंगे, अपन लोग ठंड के दिनों में इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड एंड द एंड ऑफ द दिसंबर, जब हमारे एरिया में या भारत के मोस्ट ऑफ पार्ट में जब ठंड पड़ती है तो टेम्परेचर डाउन नियर टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब वो बिल्कुल शीतलन बिंदु तक तापमान पहुंच जाता है, जहां पर पानी बर्फ में चेंज हो जाता है। उसके कारण से फसलें नष्ट हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं किसानों के सामने, ठीक है ना। दे आर वेरी हार्ड वर्कर, मतलब वो पूरा परिश्रम करते हैं, बट ये सारे फैक्टर से, मतलब ये सारे नेचुरल है, नेचुरल है, नेचर से अपन नहीं लड़ सकते। ठंड पड़ना है तो पड़ेगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो ऐसी किस्में तैयार की हैं प्लांट्स की, ऐसी इंप्रूव्ड वेराइटीज बनाई बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, कि ये सारी जो चीजें मैंने जो जो प्रॉब्लम्स आपको बताई, ये क्रॉप प्लांट्स उन फसलों को, उन प्रॉब्लम्स को लगभग लगभग झेल जाते हैं। मतलब दे कैन टॉलरेट ऑल दीज एडवर्स फैक्टर्स, एडवर्स इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट लोगों ने काम किया एग्रीकल्चर की फील्ड में, वो करा उन्होंने पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता में वृद्धि। मतलब दे इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी इन द प्लांट्स। अब ये कैसे करा, इसको समझते अपन। मतलब ये तो अपन को हेडिंग हो गई, मतलब जैसे अपन ने प्रश्न आया, प्रश्न का पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ऐसे अपन डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित अनुप्रयोग है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता में वृद्धि, टू इंप्रूव द नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी, है ना। तो इसको अपने को कैसे डिस्क्राइब करना है, फिर मतलब इसको वर्णन भी करना पड़ेगा। लिस्ट में कम से कम आपको इस पॉइंट में आपको 7 से 8 लाइन क्वालिटी वाली लिखनी पड़ेगी। तो इसमें अपने को सबको मालूम है, आप लोगों को अच्छी तरीके से, कि जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब फैमिली लेग्यूमिनेसी के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका चना होता है ग्राम, मटर होता पी, है ना। इन प्लांट की जो रूट्स रहती है, इन प्लांट की जो जड़ें रहती है, उन जड़ों में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो बैक्टीरिया होता है, केवल इन्हीं प्लांट की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में नेचर में तो बैक्टीरिया जमीन के अंदर है, मिट्टी में रहता हो बैक्टीरिया, बट जैसे ये प्लांट ग्रो होते हैं तो दैट बैक्टीरिया फ्रॉम सॉइल टू द रीचेस टू द रूट ऑफ दिस प्लांट। उसका कारण है, उसका कारण क्या रहता है कि उसमें केमिकल इंटरेक्शंस होती है। केमिकल इंटरेक्शन होती है कि उसमें लेग हीमोग्लोबिन एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है इनकी रूट से। उसके कारण से वो जो बैक्टीरिया होता है वो अट्रैक्ट होता है और उनकी रूट में जाता है और नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, गांठ बनाता है। वो गांठ इनबिल्ट नहीं रहती, मतलब वो बनी बनाई नहीं रहती, वो उनको बैक्टीरिया बनाता है। और जब वो बनाता है तो वहां पे वो बैक्टीरिया उन रूट के साथ सिम्बियोटिकली, मतलब सहजीवी रूप में रहता है, और सहजीवी रूप में रहकर वो उन प्लांट के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अब क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड कि व्हाई दिस बैक्टीरिया अलोन कैन डू दिस वर्क। मतलब हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि ये बैक्टीरिया ही ऐसा काम क्यों कर पा रहा है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, व्हाई नॉट अदर बैक्टीरिया डू दिस। तो उसका मेन रीजन क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया रहता है, इस बैक्टीरिया के जीनोम में एक जीन प्रेजेंट होता है। उस जीन का नाम होता है निफ जीन, उसका पूरा नाम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। तो उस नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन को साइंटिस्ट लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से रिकॉग्नाइज किया और उस निप जीन को अदर नॉन लेग्यूमिनस पौधों में, अदर नॉन लेग्यूमिनस पौधे जो फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर नहीं है, जैसे व्हीट, मेज,
है ना, मतलब गेहूं, मक्का, सोयाबीन, दीज आर नॉट द मेंबर ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी, ठीक है ना। तो इनके अंदर उस जीन को उन्होंने इनकारपोरेट किया, मतलब उसको जीन को उनके जीनोम में डाला। जब उनके जीनोम में ये जीन डाल देते हैं तो दीज प्लांट्स आल्सो डेवलप द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन आप लोगों को सभी को मालूम है कि देर आर 16 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब पौधे की सही वृद्धि के लिए 16 तत्वों की जरूरत पड़ती है। उन 16 तत्वों में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, फिर सेकंड नंबर पे आता फास्फोरस, थर्ड नंबर पे आता पोटेशियम। तो नाइट्रोजन बहुत ही इजेंशियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। मतलब अगर प्लांट को नाइट्रोजन सॉइल से नहीं मिलेगी तो उसकी ऑल राउंड ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, मतलब वो प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। उसके अंदर मतलब जो मान के चलना कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ या तो फ्लावरिंग स्टेज पे, फ्रूटिंग स्टेज पे, सीड फॉर्मेशन स्टेज पे कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ पुअर होगी। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने काम करा कि उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी को इंप्रूव करा, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो ये भी इससे कृषि में उत्पादकता बढ़ती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लेग्यूमिनस पौधों में या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, उसके अंदर से जो नीप जीन है, उस नीप जीन को अदर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में ट्रांसफर करके उनमें भी हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता को विकसित किया है। सेकंड है प्रकाश संश्लेषण क्षमता में सुधार, इंप्रूव इन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सभी को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस तो नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस तो है बट एंजाइमेटिक है, एंजाइम की मदद से होती है। और 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम इसमें होता है रूबिस्को, रिबुलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जो प्लांट की जो लीफ रहती है, प्लांट की लीफ के अंदर जो पेलिसेट सेल रहती है, उन पेलिसेट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा मैट्रिक्स में ये एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 के कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। और जब CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है उसी से ही प्लांट के अंदर हेक्सोस शुगर का फॉर्मेशन होता है, मतलब हेक्सोस शुगर बनती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो रूबिस्को एंजाइम होता है, उस रूबिस्को एंजाइम को कोड करने वाला जो जीन है, उस जीन को आइडेंटिफाइड किया। और उस जीन को आइडेंटिफाइड करने के बाद उस जीन में कुछ मॉडिफिकेशन लाए, जिससे उस जीन की उस एंजाइम को कोड करने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो इंप्रूव हुई। और जब वो रूबिस्को एंजाइम ज्यादा प्रेजेंट होगा लीफ के अंदर, तो वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा CO2 का एसिमिलेशन करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा CO2 का स्वांगीकरण करेंगे। और जितना ज्यादा प्लांट CO2 का एसिमिलेशन करेगा, जितना प्लांट CO2 को ज्यादा लेगा, उतनी ही उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। और प्रकाश संश्लेषण क्षमता अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को भी हम लोग इस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो क्रॉप इंप्रूवमेंट हुआ है, वो हुआ है फसलों के पोषक मान में वृद्धि, मतलब इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। मतलब आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाद्यान्न चावल है, मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग चावल खाते हैं, राइस और राइस एटाइवा। और राइस में आप सभी को मालूम है स्टार्च भरपूर रहता है ना। बट हमारे देश में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्यगत समस्या है, जो हमारे देश में एक बड़े कुपोषण के रूप में, बड़े माल न्यूट्रिशन के रूप में WHO ने और भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उसको रजिस्टर्ड किया, उसको मॉनिटर किया। वो प्रॉब्लम होती है आपकी रतौंधी की समस्या।
अंग्रेजी में बोलते हैं उसको नाइट ब्लाइंडनेस। और आप सभी को मालूम है कि रतौंधी जो रहती है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए के कुपोषण से होता है। विटामिन ए मतलब रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो है वो ग्रीन लीफ वेजिटेबल में होता है, कैरोट्स में, गाजर में ज्यादा रहता है, ठीक है ना। और जितनी भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल होती है, तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल जनरली आज सभी जानते हो आप लोग हाई रेट रहते हैं थ्रू आउट ईयर, और विलेज एरिया में उनकी अनअवेलेबिलिटी भी रहती है, ठीक है ना, अनुपलब्धता भी रहती है। तो जो और पुअर जो बैकवर्ड सेक्शन के जो पीपुल्स हैं, जो लोग हैं, उनको उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि दे कैन परचेज द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट एंड दे इनटेक इट, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन ई एंड दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। उसको हम लोग रतौंधी रोग कहते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि इस कुपोषण को कैसे दूर किया जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या काम करा, जो रेटिनॉल को कोड करने वाला जो जीन है, वो जीन जो जिन प्लांट में ये विटामिन अबंडेंट होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उन प्लांट के अंदर से वो जीन निकाला, वो डीएनए निकाला, और वो डीएनए या जीन जो है वो राइस के जीनोम में डाल दिया उन्होंने, मतलब चावल के जीनोम में डाल दिया। और जब चावल के जीनोम में डाला तो चावल में भी विटामिन ए को सिंथेसाइज करने की पावर जनरेट हो गई। अब ऐसा चावल जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से राइस की इस वेराइटी को नाम दिया गया गोल्डन राइस, हिंदी में बोलते सुनहरा चावल। तो यह प्रश्न वन वर्ड में भी आता है, सुनहरा चावल के द्वारा किस रोग के कुपोषण को दूर किया गया। फ्रॉम गोल्डन राइस improved variety of rice plant which malnutrition is eradicated from the society। तो उसका राइट आंसर होगा आपका रतौंधी, अंग्रेजी में होगा नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमने क्या करा, उस प्लांट में, जिस प्लांट में विटामिन नहीं पाया जाता था, उसमें भी हमने विटामिन सिंथेसिस करने की कैपेसिटी को डेवलप कर दिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो केवल ये, दिस इज अ सिंगल एग्जांपल, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे सोयाबीन का प्लांट है, सोयाबीन का प्लांट की खेती क्यों करते हैं, ऑयल के लिए। तो उसमें ऑयल सिंथेसिस करने की कैपेसिटी ज्यादा इंप्रूव कर दी, है ना। गेहूं की हम लोग एग्रीकल्चर क्यों करते हैं, प्रोटीन्स के लिए, तो उसमें प्रोटीन ज्यादा आ जाए। तो प्लांट का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब उसका जो पोषण मान है, वो ज्यादा बढ़ा दे, जिससे लोगों को उन फसलों के बीजों को या उन फसलों के जो उत्पाद है जो उनको वो खाते हैं, उससे उनको सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट मिल सके। इस ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। तो तीसरा ये जबरदस्त अनुप्रयोग है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, कि हमने फसलों के पोषण मान में वृद्धि की। वी इंप्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। फिर चौथा है कीट प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इसके लिए हमने बीटी काटन का सबसे क्लासिकल एग्जांपल लिखना है। बीटी, बेसिलस थुरिंजिनेंसिस। बेसिलस थुरिंजिनेंसिस जो है एक बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में ही पाया जाता है, और इस बैक्टीरिया की खासियत क्या होती है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं, उन इंसेक्ट के लिए ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है। अब चूंकि ये इंसेक्टिसाइड बायोलॉजिकल नेचर का है और इंसेक्ट भी बायोलॉजिकल नेचर का है, तो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म दूसरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए इसको बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। तो कॉटन में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी कि वहां पे बोलवर्म इंसेक्ट कॉटन प्लांट को काफी डैमेज करता था। भारत के जिन राज्यों में कपास की खेती होती है, वहां पर प्रतिवर्ष हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ये इंसेक्ट करता था उन किसानों के लिए जो कि कपास की खेती करते थे। तो वहां पे किसानों को काफी नुकसान होने लगा, और नुकसान होने के कारण वहां के जो कपास उत्पादक जो किसान है, उन्होंने आत्महत्या हुई। वहां पे उनकी बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली, है ना। उनको कृषि में काफी घाटा चला गया, नुकसान हुआ। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या काम करा, कपास की
इंप्रूव्ड वेराइटी बनाई। उन्होंने क्या काम करा, कपास के जीनोम में, कपास का जो प्लांट होता है उसके जीनोम में ये बीटी काटन, बीटी जो बैक्टीरिया है इसका डीएनए डाल दिया। जब बीटी मतलब कपास में बेसिलस thuringiensis का डीएनए डाला बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, कैसे करा होगा, कपास का डीएनए लिया होगा, बैक्टीरिया का डीएनए लिया, दोनों के डीएनए में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से क्लीवेज करवाया होगा, फिर दोनों के डीएनए को जोड़ा होगा, फिर डीएनए बना होगा अपना आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कपास का भी डीएनए था और बेसिलस thuringiensis का भी डीएनए था। फिर उस डीएनए को अपन ने, उस डीएनए से हमने क्या बनाया, कपास की नई वेराइटी बनाई, और नई वेराइटी जब कपास की बनाई और उस कपास की वेराइटी का नाम क्या रखा गया, बीटी काटन, और उस बीटी काटन को उगाकर उसके बीजों को किसानों को दिया गया। किसान ने जब उन बीजों को बोया तो जैसे ही इंसेक्ट उस कपास के अंदर, प्लांट के अंदर घुसता है और जैसे ही उसके तने को छेद करता है, उसके स्टेम को बोर करता है, और जैसे ही उसके फाइबर्स उसमें जाते हैं उस इंसेक्ट की गट में, उसकी आहार नाल में, तो उसकी गट फट जाती है। मतलब वो जो प्रोटीन जो कपास में था उसके फाइबर्स में, वो नाउ एक्ट एज ए पॉइजन फॉर द इंसेक्ट। इस प्रकार से कीट, कपास के पौधों में कीट नियंत्रण संभव हुआ और कपास की इस वेराइटी का नाम रख दिया गया बीटी कॉटन। फिर ये केवल एक्सपेरिमेंट पहले कपास पे स्टार्ट किया गया था, फिर धीरे धीरे बीटी बैंगन, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, है ना, ऐसे बहुत सारे प्लांट के ऊपर भी ये अप्लाई किया गया। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है जिसमें हमने कपास के पौधों को कीट प्रतिरोधक क्षमता से विकसित कर दिया। तो ये भी आपने को याद है। और बीटी का पूरा नाम होता है बेसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का हम यूज काय में करते हैं, एज ए बायोपेस्टिसाइड, मतलब जैव पीड़कनाशी के रूप में। ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि बीटी क्या है, तो व्हाट इज बीटी, बीटी इज ए बायोपेस्टिसाइड, बीटी एक जैव पीड़कनाशी है। तो अपने 4 एप्लीकेशन हो गए, पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, दूसरा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी हो गई, तीसरा अपना इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो गया, चौथा न्यूट्रिएंट क्वालिटी हो गया। इसके अलावा प्लांट के अंदर जो और भी दूसरे जो केवल इंसेक्ट ही अटैक नहीं करते हैं, प्लांट के ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई ऐसे भी पैथोजन अटैक करते हैं। उनके अगेंस्ट भी, वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, फंजाई के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया गया। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे क्रॉप प्लांट बनाए गए जो लो टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं, मतलब दे कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर आल्सो। मतलब फ्रोस्ट मतलब जिसको हम लोग अपने मालवा रीजन में हम लोग उसे पाला पड़ना कहते हैं, और अंग्रेजी में फ्रोस्ट कहते हैं, और हिंदी में तुषार कहते हैं, और अपने जो लोकल लैंग्वेज है अपने मालवा की, इसमें हम लोग इसको पाला पड़ना कहते हैं। पाला पड़ गया तो उससे फसल जल जाती ठंड के दिनों में। तो वो वेराइटी भी अपन ने प्लांट की ऐसी जनरेट कर दी कि कितना ही टेम्परेचर डाउन हो जाए पर वो क्रॉप प्लांट डैमेज नहीं होगा, दे कैन टॉलरेट दिस लो टेम्परेचर आल्सो, मतलब वो निम्न ताप को भी सहन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी प्लांट के अंदर हमने डेवलप करा। उसी प्रकार से कम वाटर में कम पानी की उपलब्धता हो, वहां भी ऐसी फसलें तैयार करी हमने, ऐसे क्रॉप प्लांट तैयार किए हमने जो कि कम आपके पानी में भी उग सकते हैं और कम पानी में भी वो अच्छा प्रोडक्शन देंगे क्रॉप प्लांट का। तो मतलब प्लांट के अंदर वाटर रेजिस्टेंस, मिनरल रेजिस्टेंस, फ्रोस्ट रेजिस्टेंस और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी करा हमने, काय की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इसकी प्रकार से वायरस रोगों के प्रति, बैक्टीरिया रोगों के प्रति और आपके फंजाई रोगों के प्रति, मतलब जीवाणु रोग, विषाणु रोग और कवक रोगों के प्रति भी पौधों में, खासकर फसली पौधों में कीट प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ विषाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता, कवक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमने विकसित की। इस प्रकार से हमने पूरा ऑलराउंड जो कह सकते हैं हम लोग, हमने पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव किया है। और उस एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करने के ही रिजल्ट ये हैं
कि आज हम देखते हैं कि किसानों की जो आर्थिक उन्नति हुई है, आज हम देखते हैं किसानों के पास पैसा आ रहा है, और जब किसानों के पास पैसा आता है तो चूंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो उससे क्या होता है, हमारे देश की जो जीडीपी है, हमारे देश की जो ग्रोथ जो मतलब है वो भी बढ़ती है। जो हमारे देश की जो ग्रोस प्रोडक्टिविटी जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। आज भारत सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है बहुत सारी फसलों में। भारत कृषि के उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर है। मतलब हमें किसी भी कुछ एक अवसरों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में हर चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे देश में केवल खाद्यान्न का ही नहीं, फलों का, सब्जियों का, तेल प्रदान करने वाले पौधों का, प्याज का, लहसुन का, सबका बम्पर प्रोडक्शन होता है। गन्ना, समझ में आएगी नहीं, सबका बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है। और उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है हमारे देश के वैज्ञानिक। उनके देश के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से फसलों को सुधार लाए, वो फसलों के नई नई वेराइटी बनाई, नई नई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए। और जब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम जब किसी प्लांट में इंप्रूवमेंट लाते हैं, जब हम उस प्लांट को इंप्रूव करते हैं किसी भी तरीके से, भले उसमें हम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, या उसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस इंप्रूव करें, या न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंप्रूव करें, कोई सा भी काम हम जब करते हैं, और जब उसके बाद जो नई प्लांट वेराइटी आती है, उस प्लांट को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट या पारजीनी पौधा कहते हैं। और जब उस पारजीनी पौधे को या ट्रांसजेनिक प्लांट को हम एज ए फूड यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। और उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये भी परीक्षा के अंदर वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जीएमओ का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम होता जाता है, जी मतलब जेनेटिकली, एम फॉर मॉडिफाइड, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में हो जाएगा अनुवांशिकता रूपांतरित जीवधारी। और अनुवांशिकता रूपांतरित जीवधारी का एक प्रकार होता है ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना। और ट्रांसजेनिक प्लांट के आपके अगर ज्यादा नहीं याद करो तो दो प्लांट तो आप क्लासिकल एग्जांपल याद रख लो, बीटी कपास और गोल्डन राइस। मतलब बीटी कपास, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस या सुनहरा चावल, ये दो तो याद रख ही लो, आप ज्यादा नहीं याद रख सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर के फील्ड में एप्लीकेशन थे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे मैंने छोटे छोटे आपको क्वेश्चन भी हाईलाइट करवा दिए, ठीक है ना। अब ये चैप्टर अपना लंबा चलेगा तो इसमें बीच में भी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो मैं आपको समय समय पर समझाता रहूंगा। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आए, 3 नंबर का आए, उसमें आप लोग अपने हिसाब से जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग पॉइंट बनाकर लिख देना, ओके। कल हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ के सेक्टर में, हेल्थ के एरिया में, एग्रीकल्चर मतलब मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।